हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे आज सामाजिक अध्ययन। इसमें हम सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपके 15 नंबर के जो कि पूछे जाते हैं, और ये 15 नंबर आपके केवल और केवल इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और यकीन मानिए दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हो तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सीरीज है, या फिर कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डीएलएड में रिपीट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक अगर नहीं रहते हो आप इस वीडियो के लास्ट तक, तो आप बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, पंचम प्रश्न पत्र, जैसा कि हमारा फिफ्थ पेपर होता है ये, और फिफ्थ पेपर हमारा सामाजिक अध्ययन का होता है। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न सभी कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये मानिए कि 15 में से 15 नंबर आपके इसी वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो समझ लीजिए आपके नंबर कट सकते हैं फिर बहुविकल्पी प्रश्न वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन है 712 ई में, ऑप्शन बी है 732 ई में, ऑप्शन सी है 715 ई में, और 786 ई में, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो सभी क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एक बार में ना हो तो 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा आप जानते ही होंगे, क्योंकि पिछले सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे बहुविकल्पी में, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण की। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो 1712 में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 2। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ग्रांड ट्रंक, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, और इसके अन्य कई नाम हैं, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है, यहाँ पे आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वन लाइनर के थ्रू या फिर जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है कि हम सब कुछ कर लें कंप्लीट। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने पेपर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं कुछ लगाना, तो आपको यहाँ पे वीडियो के तौर पे मिल जाएगा, और वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जुड़ करके उसका पीडीएफ भी ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। जीटी रोड जो है, यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। स्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट रहेगा। और देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि 2024-2022 रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है, शुरू की गई स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली जो थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, ये भारत की अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है,
तो यहाँ पे याद रखना है आपको लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है विलय नीति किसने प्रारंभ किया। विलय नीति को किसने प्रारंभ किया, तो विलय नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की है। ये सभी प्रश्न अगर आप अपनी एक पेज पे लिखते जाएंगे और फिर 1 से 2 बार इनको रिपीट कर लेंगे तो एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को लिखने की भी कोशिश करें। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो इस स्थिति में आप इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देख लें, जिससे एक एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो सके और एक भी प्रश्न आप गलत ना कर पाए एग्जाम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला है विलय नीति किसने प्रारंभ की, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है पपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पपास घास के मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका बताया जा रहा है यहाँ पे। अब ये प्रश्न थोड़ा डाउट में जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्या मैं बता रहा हूँ ये सही है या गलत है। मुझे इसका आंसर जो है उत्तरी अमेरिका भी लगता है कभी कभी, तो यहाँ पे मुझे इस प्रश्न में जो है डाउट है, तो आप लोग इस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए है ये 6 नंबर, पपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका बता रहा है, बाकी मैंने कहीं पढ़ा है कि उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न करेक्ट करके बताना है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, प्रश्न है संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो संसार की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। बैकाल झील आपको याद रखना है, सबसे गहरी झील है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो डिगबोई जो है आपका तेल क्षेत्र असम में है, असम में डिगबोई, ठीक है, असम में। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र जो है तारापुर है, तारापुर। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस राज्य की तट से रेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात जो है उसकी तट रेखा लंबी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर है 11, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, जो कि जगदीप धनखड़ है। लेकिन आपने सुना होगा हाल ही में, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उपराष्ट्रपति पद से, ठीक है। तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पे आप लोग नई दिल्ली करेक्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई जो है आपका करेक्ट आंसर है, मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13 यानी 13वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो श्री एम एस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट रहेगा। एडम स्मिथ जो है वो एक अर्थशास्त्री है शायद, ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है 14, भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 15वां, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। तो ये कौन सी नहर है। तो यहाँ पे बात की गई है, ये पनामा नहर है, पनामा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पनामा नहर है, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली नहर। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 16 यानी 16वां प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्नों को याद करते चलें, हो सके तो लिखते जरूर चलें। अगर यही लिख भी नहीं पा रहे हैं तो 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें कम से कम, ठीक है, ओके, जिससे एक एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो सके। यहाँ पे आपका पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की गई है। तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ
अगर पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1556 में हुआ है, ठीक है, 1526 में और फिर 1556 में, ठीक है, द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार में जो प्रमुख संगीतकार जो थे वो तानसेन थे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी तानसेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 18, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर जो है किसके जहांगीर जो है वो अकबर का लड़का था, ठीक है, जिसका बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और खुर्रम जो है जहांगीर का लड़का था, खुर्रम, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, खुर्रम को। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 19, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है अकबर ने करवाया था, ये बात आपको याद रखनी है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो ये 1498 में भारत आया था, और ये 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, 1498। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022, 23, 2019 की एग्ज़ाम में आया हुआ ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ये आपकी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो अच्छे से सभी सन वाले क्वेश्चंस को याद कर लें। 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको सन वाले, ठीक है। जो सन इस तरह से सन जो दी जाती हैं वो वाले प्रश्न आपको 1 से 2 ज़रूर मिलने वाले हैं। तो ये प्रश्न है आपका, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग कब किया गया, किसके टाइम पे किया गया। तो किसने किया, ठीक है, किसने किया, यहाँ पे पूछा गया है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया किसने किया था। तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, पेरी घास के मैदान कहाँ होते हैं। तो पेरी घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में होते हैं। तो यहाँ पे यही प्रश्न में डाउट रहता है कि पेरी घास के, पम्पास घास के, इस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वो वाला प्रश्न भी आया था। प्रश्न नंबर 6 था शायद, ठीक है, 6 या 8 था। तो वो वाला प्रश्न भी इसी तरह का था, और वहाँ पे पम्पास घास के मैदान पूछा गया, यहाँ पे पेरी घास के मैदान पूछा गया। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक घास का मैदान ज़रूर पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसको भी अच्छे से तैयार करना। बाकी मैं और भी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, अभी बहुत टाइम है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और पेपर आपको एक एक पेपर का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन के साथ और टेलीग्राम पे PDF के रूप में मिल जाएगा। तो आपको तकलीफ़ नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पेरी घास के मैदान जो है कहाँ पे है। तो पेरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे दक्षिणी अमेरिका था वो सही था, ठीक है। पेरी और पम्पासन में कन्फ्यूज़ होंगे आप लोग, तो इनको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। कंगारू जो है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जो कि ठंडा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयला की खान कहाँ स्थित है। तो रानीगंज जो कोयला की खान है वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 27, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है, अपने ही उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित हुआ है। आपको याद रखना है, डेट वाली क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हो 2022-2023 में यही प्रश्न पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं इस बारे भी पूछा जा सकता है। और डेट वाली क्वेश्चन ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि डेट वाली प्रश्नों की रिपीटिंग चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी। डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डाक प्रणाली जो है 1766 में प्रारंभ हुई थी भारत में। ठीक है, 1766 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न है 30 नंबर, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो इबादत खाना का निर्माण भी आपका अकबर ने करवाया, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 31, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बाबर ने जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तब शासक कौन था? तो आपको याद होगा कोई लोधी करके था। कौन था वो लोधी करके? उसका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है, जिसको बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, हुमायूंनामा की रचयिता कौन है? तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है ये। ठीक है, हुमायूंनामा जो काव्य है, हुमायूंनामा जो भी है ये, उसको किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, कालिंजर का दुर्ग। कालिंजर का दुर्ग स्थित है। कालिंजर का दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? तो ये बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड में स्थित है कालिंजर का दुर्ग, बुंदेलखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 22, और प्रश्न नंबर है 34। प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अभी मैंने आपको बताया पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में 1526 में हुआ, और पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा 1500 कितने में? 56 में। ठीक है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा। ठीक है, द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में, और प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकंड यहाँ पे हुआ, दो ही युद्ध हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है प्रश्न नंबर है 35। 35 नंबर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है, आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अगला है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत में आए थे? तो आपको याद रखना है पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी यही राइट है। ठीक है, पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे बी राइट है, पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत जो है 1829 में हुआ, आपको याद रखना है। 1829 में जो है सती प्रथा का अंत हुआ, यहाँ पे 1829। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर है 38, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई, आपको याद रखना है। ठीक है, 1854 में डाक विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 39 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रूबी क्या है? तो रूबी एक अभ्रक है। ठीक है, रूबी एक अभ्रक है, यहाँ पे तावा, लोहा, कोयला ये नहीं है। ठीक है, रूबी एक क्या है? अभ्रक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 41, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में कुल 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन में दिक्कत है, टोटल राष्ट्रीय मार्ग जो है वो 111 जलमार्ग बताए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 111 जलमार्ग हैं, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। उपयुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में उत्तर दिया गया है। वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 ना दिया जाए और 111 दिया जाए, तो यहाँ पे 111 जो है आपका राइट रहेगा।
ठीक है। ये 4 तो केवल इसलिए माना गया है क्योंकि अधिकतम यहाँ पे 4 ही था, ठीक है। लेकिन जो टोटल जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग, वो 111 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न ही थोड़ा मिस्टेक वाला था। नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 42। जजिया कर समाप्त किया था किसने किया था? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था, आपको याद रखना है, अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाबरनामा जो है बाबर की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। बाबर ने खुद लिखी अपनी आत्मकथा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा जो है अब्दुल फजल की कृति है, ठीक है। अकबरनामा जो है किसकी है? अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तानसेन को प्रसिद्धि मिली। तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे और ये संगीत में इनकी रुचि थी, ठीक है। संगीत में इनकी प्रसिद्धि थी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। तानसेन जो है संगीत से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म नामक धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही जो है अकबर ने चलाया। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे अकबर के बारे में एक और बात सुन लीजिए आप, कि अकबर को किसी ने नहीं हराया। ये बात बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अकबर को आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। अब वैसे तो अकबर मर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अकबर, और ये चीज़ें मैं डिटेल में बता दूंगा आपको एक एक दिन में, वन शॉट करके आपको क्लासेस दूंगा हर एक चैप्टर की। टोटल 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर की क्लासेस वन शॉट करके दे दूंगा। 15 से 20 मिनट का एक क्लास रहेगा। शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाऊंगा। और हो सकेगा तो मैं आपको नोट्स जो है पूरे टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 47। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सहसराम में है, सहसराम जो है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दीन इलाही धर्म की जो स्थापना की थी वो अकबर ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। अभी हमने आपसे बात की कि 1526 में हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? बाबर और राणा सांगा जो थे उनके बीच युद्ध किस स्थान पे हुआ? तो आपको याद रखना है खानवा पे, ठीक है। खानवा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा। इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, और ट्रिक जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, ट्रिक की वीडियो बनाई है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कितने हैं और किस तरह से बाबर ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं। 4 युद्ध लड़े हैं, चारों युद्ध जीते हैं। कब कब लड़े हैं, कब कब जीते हैं, वो सब उस ट्रिक में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधे जाना है हमारे चैनल पे, वहाँ से जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे, वहाँ पे द ट्रिकी शो करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को देखना है, बस उसी में आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे, और सभी ट्रिक की वीडियो जितनी भी मैं बनाता हूँ वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगी, जो कि आपके DL.ED फर्स्ट सेमेस्टर, DL.ED सेकेंड सेमेस्टर, DL थर्ड सेमेस्टर और DL.ED फोर्थ सेमेस्टर, और इसके अलावा CTET, टेट, सुपर टेट और भी कई एग्ज़ाम जितने भी होते हैं और जिनमें ये जो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, ठीक है, वो सभी मिल जाएंगी आपको वहीं से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 49। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो ये स्थान था खानवा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो पानीपत का युद्ध जो था अकबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या लड़ा गया?
पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। ठीक है, 1526 में। और इब्राहिम लोधी की सेना को किसने हराया? तो ये बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ये आपको याद रखना है, और ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 52। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 53। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्यों हुआ कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित? तो हुमायूं जो था उसने बरसात हो जाने के कारण, ठीक है, युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, इसलिए जो है यहाँ पे कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुए, इसलिए हुमायूं जो था पराजित हो गया और शेरशाह सूरी जो था वो राजा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 54। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख है। तो शाहजहाँ से रिलेटेड भी मैंने ट्रिक में वही बताया हुआ है, तो आपको सभी ट्रिक वहाँ से मिल जाएंगी। शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं, एक एक इमारत गिनाई हुई है मैंने उस ट्रिक में, तो आपको वो अच्छे से देख लेना है, आपको ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी, एक बार वीडियो देखना है बस। इतनी फ़नी वे में बताई गई ट्रिक्स हैं कि आपको एक बार में हर एक चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख है, क्या प्रमुख है? जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल, उपरोक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं शाहजहाँ ने ही बनवाई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है राइट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? तो औरंगजेब और शिवाजी जो थे उनके बीच पुरंदर की संधि हुई। ये कब हुई इसकी डेट बतानी है, इसकी सन बतानी है। तो ये 1665 में हुई, 1665 में हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 56। डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? तो डच जो थे वो मलय द्वीप से आए थे, मलय द्वीप। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट रहेगा। डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? तो मलय द्वीप से होकर भारत आए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 57 नंबर। भारत के मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डे गामा जो कि 1498, ठीक है, 1498 में भारत आया था, तो इसी ने भारत के मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपको बताना है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 59 नंबर। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया? ठीक है, तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार 1500 में किया था। ठीक है, 1500 में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी। तो ये अनुमति जो है 1600 में मांगी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आता है 62 नंबर प्रश्न। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में हुआ। ठीक है, 1746 से 1748 तक हुआ।
तो यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था तो 1746 से 1748 में ये हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है। इसके बाद आता है कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। तो यहाँ पे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो ड्यूप्ले था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ड्यूप्ले। ठीक है। अगला प्रश्न है ड्यूप्ले का फ्रांस वापस कब बुलाया गया? ड्यूप्ले को फ्रांस में वापस कब बुलाया गया? तो ड्यूप्ले को फ्रांस में वापस 1754 में बुलाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है यहाँ पे किस किस के बीच हुआ तो आपको बताना है। यहाँ सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और क्लाइव जो था अंग्रेजी सेना का सेनापति था। ठीक है। प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट अगला है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? ठीक है। लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये 1798 में बना। ठीक है। 1798 में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 68। पिंडारी कौन थे? तो लूट मार करने वाले थे ये पिंडारी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने? लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बात की गई। ये जो है तो 1813 में बने हैं। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल 1813 में बने हैं। ठीक है। इसके बाद है 70वां प्रश्न भारत सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1845 में। ठीक है। 1845 में प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845 में हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल नहीं है? तो रानीगंज खनिज तेल क्षेत्र नहीं है। ठीक है। क्षेत्र के बारे में बात की तो रानीगंज, आलियावेट, मुंबई हाई या वसीम। तो यहाँ पे रानीगंज जो है राइट हो जाएगा, ये तेल क्षेत्र नहीं है। ठीक है। बाकी ये सभी तेल क्षेत्र होंगे। इसके बाद है कोलार किस प्रदेश में है? तो कोलार जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे 2 बार आंध्रा लिखा है जो कि आंसर गलत है। कर्नाटक जो है राइट हो जाएगा। कोलार जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1902 में प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है 1902। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 74वां प्रश्न रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो ये समवर्ती सूची में नहीं आते, ये केंद्र सूची में आते हैं। ठीक है। केंद्र सूची में आते हैं रेलवे और बैंक। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है 543 है। ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको याद रखना है 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। उच्चतम न्यायालय 77वां प्रश्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी उम्र तक होता है? तो ये 62 साल नहीं 65 साल की उम्र तक होता है, 65 साल। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा
65 साल की उम्र तक, यानी 65 वर्ष तक। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 78। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 79। जनहित याचिका को अदालत में दायर कौन कर सकता है? तो पीड़ित पक्ष भी कर सकता है, कोई भी नागरिक कर सकता है, स्वयं न्यायालय भी कर सकता है। तो यहाँ पे उक्त सभी जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 80। कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? तो ये है आपका आयकर। आयकर जो होता है वो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए राइट है इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका, नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसके बाद आता है पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो 3/4 भाग में जल है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3/4। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 83। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद होता है महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा। इसके बाद आता है संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो संघ सूची में 97 यानी कितने 97 विषय शामिल हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, 86वां प्रश्न। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है, ठीक है। इसके बाद आता है 87वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वास्तुकला के बारे में बात की गई है, चित्रकला के बारे में नहीं बात की गई है। चित्रकला कहा जाता तो जहांगीर बताया जाता, लेकिन वास्तुकला के बारे में बात की गई है तो अकबर को बताया जाएगा। सॉरी, अकबर नहीं, शाहजहाँ को बताया जाएगा, ठीक है। शाहजहाँ को बताया जाएगा। शाहजहाँ ने देखो ताजमहल, ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, इस तरह की मयूर सिंहासन, ये सब चीज़ें बनवाई हैं, इसलिए इन्हें क्या है वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसी तरह से जहांगीर जो था, जिसका नाम सलीम था, जहांगीर को ही सलीम कहा जाता है, तो उसने क्या किया था, उसने चित्रकारी जो चित्रकला थी दीवार पे पेंटिंग्स बनवाई हैं, ठीक है, इसलिए उसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 87 नंबर प्रश्न के अनुसार जो आंसर रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? 88वां प्रश्न है आपका, और इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा जर्मनी। जर्मनी का कार्ल मार्क्स था, ठीक है। और जिसकी पुस्तक शायद द रिपब्लिक है, ठीक है, द रिपब्लिक, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 89। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 11 नवंबर 1918 में हुई। 11 नवंबर 1918 में। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट रहेगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगर बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलवाता है उसका नाम होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी जो होते हैं वही प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 92। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए?
तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा पूछा जाता तब हम कह सकते थे कि 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है अगला 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में है। ये आपको याद रखना है, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि ठीक है, फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 95 यानी 95वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 96, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? तो प्राचीन देश की बात की गई है तो भारत जो है सबसे प्राचीन देश है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास का रेशा जो होता है वो पौधे के फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है राइट रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये जो देश है वो नेपाल है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। निन्यानवेवां प्रश्न है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहते थे? विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को क्या कहते थे? तो उन्हें कोठी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोठी। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज की बात की गई है तो तांबा जो है धात्विक खनिज है, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो धात्विक खनिज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आता है 101वां प्रश्न, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है किससे? कृषि उत्पादन से है, कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा, बाकी और ऑप्शन आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होती है उससे संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केंद्र सूची का विषय नहीं है? तो केंद्र सूची का विषय क्या नहीं है? डाक एवं तार, बैंक, सिंचाई या रक्षा? तो यहाँ पे सिंचाई जो है केंद्र सूची का विषय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है 103वां प्रश्न, भारत में तेल शोधक कारखाना है? तो भारत में तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ है? मथुरा में है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 104 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे आपका, 1 अप्रैल 1935। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 105 नंबर, भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है? तो चावल उत्पादक जो प्रदेश है वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है 106 नंबर प्रश्न है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, किससे कहे थे ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे कहे गए ये थे मालदीव से युद्ध करने के बाद, ठीक है। मालदीव से युद्ध करने के बाद क्या कहा गया था? तो यही कहा गया था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह सूरी ने मालदीव से युद्ध करने के बाद कहे थे, ठीक है, कहा था। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। इसके बाद है मराठा का सर्वाधिक उत्थान है? मराठा का सर्वाधिक उत्थान है शिवाजी के काल में हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्थान जो है शिवाजी के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर
बी राइट है। इसके बाद है 108वां प्रश्न, विलय नीति का संबंध है। विलय नीति का जो संबंध है वो किससे है? तो विलय नीति का संबंध डलहौजी से है। डलहौजी से है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है आपका 109। संसद से तात्पर्य है, तो संसद के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों जब होंगे तभी संसद का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? 110 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना। ऑप्शन बी है विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युति करना। या फिर ऑप्शन सी है संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना। ऑप्शन डी है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 111वां प्रश्न, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा 24 घंटे। 24 घंटे जो है अंटार्कटिका में सर्दियों में अंधेरा ही रहता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 112वां, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंग पदार्थ है। तो ये जो है अब्रक होता है। अमीर जो होता है अमीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ जो होता है वो अब्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है आपका। ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, कर्नाटक में केंगा में स्थित है। कर्नाटक में केंगा में स्थित है। तो यहाँ पे क्या स्थित है? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 114, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 115 नंबर, रेंज किसे कहते हैं? तो पर्वतों की श्रेणी को रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही राइट रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है 116 नंबर, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो पानीपत के 2 युद्ध हुए हैं। यहाँ पे बात की जा रही होगी फर्स्ट युद्ध की। ठीक है। फर्स्ट युद्ध की तो बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आपको याद होगा ये प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो कि 1757 में लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेजली ने किया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 119वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गिरबन कहाँ स्थित है? प्रथम गिरबन कहाँ स्थित है? तो गिरबन जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो रबड़ जो है वो सदाबहार वन का वृक्ष है, सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट रहेगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की रक्षा के लिए संबंधित था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। वित्त विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर, केंद्र सूची का विषय नहीं है, तो केंद्र सूची के विषय में यहाँ पे क्या आएगा? रेलवे, बैंक, विदेशी मामले और शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा जो है केंद्र सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 124 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 30 वर्ष बताया जा रहा है। ठीक है, 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, 30 वर्ष होनी चाहिए यहाँ पे, राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष ऐसा कहा गया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा 21 वर्ष बता दिया था, उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 25 वर्ष जो है लोकसभा की और 30 वर्ष राज्यसभा की उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 125 नंबर प्रश्न, भारत ने अपनी मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली है? तो मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 126, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, बात सही है। ठीक है, थार मरुस्थल अमेरिका में है, नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होगा और बाकी सब सही है। नेक्स्ट अगला आता है प्रश्न नंबर 127, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? तो रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो 1773 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 128, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने ये निर्माण करवाया, ऑप्शन डी राइट है। अगला है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ, तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगला आता है प्रश्न 130 नंबर, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो कितने युद्ध हुए हैं? ये 3 युद्ध हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो क्लाइव थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न 133 नंबर, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पे आपका राइट रहेगा कोयला। कोयला जो है, कोयला नहीं, सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला ये परंपरागत स्रोत हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो ये 2014 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया। रानीगंज कोयले की खान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर, न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, बाकी सभी न्यायपालिका के कार्य हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है 137 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। संसद के द्वारा अगर किसी पे महाभियोग लगाया जाएगा, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न, संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा है। प्रथम सदन लोकसभा होगा। ठीक है। प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा होगा। उच्च सदन या द्वितीय सदन ये राज्यसभा है। ठीक है। इसके बाद है 139वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट रहेगा। इसके बाद आता है 140वां प्रश्न, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान जो है रेलवे है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे आपका। अगला प्रश्न आता है 141 नंबर, देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक करती है। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जो कि नोटों को छापती है। नेक्स्ट है नोटों को जारी करती है। ठीक है। नेक्स्ट है 142 नंबर, कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे भू राजस्व जो है ये केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है तुझे बाबरी की भाषा क्या थी? तो तुर्की भाषा थी। ठीक है। और इसे किसने लिखा था? तो इसे बाबर ने लिखा था। बाबर की आत्मकथा थी। इसके बाद है 144 नंबर, चित्रकला का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने की। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद है अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन थे। ठीक है, तानसेन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नकदी फसल है, इनमें से कौन सी नकदी फसल है? तो गन्ना जो है नकदी फसल है यहाँ पे। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद आता है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे आपका। 149वां प्रश्न है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो धात्विक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पे लोहा, तांबा, सोना, ये सभी जो है धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150 नंबर, संचार का साधन नहीं है। तो संचार का साधन क्या नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो हेलीकॉप्टर जो है संचार का साधन नहीं है, ये यातायात का साधन है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो महान विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपको याद रखना है। अभी आपको 4 ऑप्शन दिखाए गए थे, उनमें मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है या किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, मैंने देखा है। ठीक है, इसके बाद आता है 153 नंबर, राज्यसभा का पदेन 154 नंबर है, भारत में शासन का प्रमुख होता है। तो शासन का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि
प्रश्न है, भारत के शासन का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न 155। बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई है, आपको याद है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? वांडीवास का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंकेट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 158 नंबर, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1712 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है अगला प्रश्न 159 नंबर, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 160 नंबर, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। दिल्ली बिल्कुल भी गलती से भी मत टिक कर देना यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है 61 नंबर 161, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न 162 नंबर, संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का जो निर्माण होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? तो ये बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। इसके बाद है 164 नंबर, डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका असम में है। असम। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल यहाँ पे मूंगफली है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, और आज हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए। साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको रहे बच्चे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के प्रश्न यहीं पे मिल जाएंगे, और जिसके मिल चुके हैं उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, हर एक प्लेलिस्ट की नई प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है 166, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, कितनी आयु सीमा है? तो ये आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, और हो सके तो इस प्रश्नों को लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि ये हर एक प्रश्न आपको अच्छे से याद हो सके। जो प्रश्न याद हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो याद नहीं है उनको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो इस वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका हर एक प्रश्न कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम गणित के प्रश्नों को करेंगे और संस्कृत के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।